हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष अग्रवाल है। आज मैं आप सबके लिए एक नई वीडियो के साथ आया हूँ असेट्स अकाउंटिंग की SAP FICO की। ठीक है, हम असेट्स अकाउंटिंग की SAP FICO के बारे में डिस्कशन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि असेट्स अकाउंटिंग है क्या, बेसिक है। मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपको सीधा कन्फ्यूगेशन स्टार्ट कर दूँ कि चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एरिया, डेप्रिसिएशन की, then we have to create assets class, but before creation of assets class we need to be maintain asset number range, screen layout and account determinations। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा असेट्स अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा बेसिक्स। ठीक है सर। देखो सर, असेट्स अकाउंटिंग होती क्या है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए असेट का मतलब क्या होता है। ठीक है, असेट का मतलब क्या होता है। असेट इज अ रिसोर्स, एक रिसोर्स होता है असेट, कंट्रोल्ड बाय एन एंटरप्राइजेस फ्रॉम विच इकोनॉमिक बेनिफिट्स एक्सपेक्टेड टू फ्लो। देखो मैंने क्या बोला, एक ऐसा रिसोर्स जिसको कंट्रोल कर रही है कौन, एक ऑर्गेनाइजेशन और एक एंटरप्राइजेस, जिसका फ्रॉम विच जिससे इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द एंटरप्राइजेस। उसके इकोनॉमिक बेनिफिट भी ऑर्गेनाइजेशन को फ्लो रहे, जिसके इकोनॉमिक बेनिफिट भी ऑर्गेनाइजेशन को फ्लो रहे। रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एन एंटरप्राइज, मतलब कि एक ऐसा रिसोर्स जिसको ऑर्गेनाइजेशन ने कंट्रोल किया हुआ है और उस रिसोर्स से जितने भी इकोनॉमिक बेनिफिट उत्पन्न हो रहे हैं या फिर फ्लो हो रहे हैं वो सारे किसको जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को, टू द एंटरप्राइजेस। अगला, एंड द सेम रिसोर्स और एंटरप्राइज हैज़ अ राइट टू सेल इट। ठीक है, एंड एंटरप्राइज हैज़ राइट टू सेल इट। देखो अगर मैं क्रक्स करूँ ना तो सिंपल सी बात है, चार चीज़ें अगर मैं इन्वॉल्व करूँ तो वो असेट्स की डेफिनेशन हो जाती है। क्या, पहला वो एक रिसोर्स होनी चाहिए, इट शुड बी रिसोर्स। ठीक है, इट शुड बी कंट्रोल्ड इकोनॉमिक बेनिफिट, एंड द लास्ट इकोनॉमिक बेनिफिट के बाद वो राइट टू सेल भी ऑर्गेनाइजेशन के पास होना चाहिए। तब जाके मैं बोलता हूँ कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए असेट्स है और वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं किसको, एक रिसोर्स को। ठीक है, राइट टू सेल। ठीक है, ये होता है असेट्स। अब कोई भी चीज़ को जिसको आपने असेट्स रिकॉग्नाइज कर लिया, अब आपको उसकी क्या करनी है, उसकी अकाउंटिंग करनी है। उसको खरीदने की अकाउंटिंग, उसको सेल करने की अकाउंटिंग, उसको राइट ऑफ करने की अकाउंटिंग, वो सीखनी है आपको। असेट इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एन एंटरप्राइजेस, इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द एंटरप्राइजेस एंड एंटरप्राइज हैज अ राइट टू सेल इट। ठीक है, चारों कंडीशन जहाँ जिस भी रिसोर्स के ऊपर एप्लीकेबल हो जाती है वो क्या कहलाती है, मेरी असेट्स कहते हैं। अब रिसोर्स का मतलब होता है रिसोर्स जो जिसको भी आप किसी को भी जो भी आपकी आंखों के सामने आ रहा है वो आपका रिसोर्स है। ठीक है सर एयर क्या रिसोर्स है। सर देखो दिखाई तो नहीं दे रहा लेकिन फील कर पा रहा हूँ, लेकिन वो रिसोर्स नहीं है। क्यों, एयर को कोई राइट टू सेल नहीं होता किसी के पास। ठीक है, ओके। तो असेट्स इज द रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एन एंटरप्राइजेस, इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द एंटरप्राइजेस एंड एंटरप्राइज हैज अ राइट टू सेल इट। ये फोर कंडीशन जहाँ पे सेटिस्फाई हो जाती है वो रिसोर्स मेरे लिए असेट्स हो जाता है। अब मैंने किसी चीज़ को आइडेंटिफाई तो कर लिया कि वो मेरी असेट्स है। अब मेरे को उसको सीखना है कि उसको बेचते समय और खरीदते समय और उसको राइट ऑफ करते समय मेरे को उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। अब उसकी अकाउंटिंग के लिए ना हर एक लॉ के अंदर अपने वे आउट दे रखे हैं। ठीक है, कि उसको कैसे कैलकुलेट करना है। जैसे कि अब मैं आपको बोलूँ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर क्या रखा है कि डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करने के लिए 180 डेज का प्रोविजन अलग से रखा है कि 180 डेज अगर 182 डेज के अंदर अगर परचेज किया, मतलब कि अगर आपने परचेज किया उसका 182 डेज से ज़्यादा अगर आपने पुट टू यूज है तो आपको फुल रेट मिल जाएगा, अगर कम है तो आपको हाफ रेट मिलेगा डेप्रिसिएशन रेट क्लेम करने के लिए। एक अपने प्रोविजन है, आपको शायद निकलते अभी समझ में भी नहीं आएगा। मैं जो आपके साथ पूरा अच्छे प्रॉपर्ली डिस्कशन करूंगा कि असेट्स क्लास और डेप्रिसिएशन की बारे में, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सिर्फ मेरा बताने का सिर्फ एक ही पर्पज़ है कि हर एक लॉ के अंदर हर एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के तरीके अलग अलग दे रखे हैं कि आपका फुल रेट और या फिर यूजफुल लाइफ से डिवाइड करना या फिर रिटर्न ऑन वैल्यू या फिर स्टेट लाइन मेथड। हर एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का तरीका अलग अलग दे रखा है। ठीक है, हर एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का तरीका अलग अलग दे रखा है। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। तो मेरा कंसर्न ये है आपको बताना कि असेट्स की अकाउंटिंग के लिए आपको किन किन प्रीक्यूजर्स को ध्यान में रखना है। ठीक है, उसकी भी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन अब हम बात करते हैं क्या कि हमें कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है, कैसे स्टार्ट करना है असेट्स अकाउंटिंग के लिए। देखो आप मेरे को ये बताओ, पहले असेट्स अकाउंटिंग हम पहले ना नॉर्मल अकाउंटिंग करके देखते हैं। पहले उस अकाउंटिंग अगर मैंने जनरलिटी मानना सीख गया ना तो मेरे को लगता है कि कन्फिगरेशन करना हमारे लिए कुछ ज़्यादा बड़ा चैलेंज नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा समझते हैं कि है क्या बेसिकली। जब तक आप बेसिक चीज़ नहीं बताओगे ना, बेसिक कि कर क्या रहे हो क्या है, तब तक आप कन्फिगरेशन नहीं करोगे। क्योंकि अगर आपको बेसिक पता है ना तो आपके लिए कन्फिगरेशन करना कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। आप समझने की कोशिश करो। मैं कहना चाहूँ फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने कहा कि मैंने एक असेट परचेज करी। ठीक है,
असेट परचेज करी मैंने, कितने की, 1 लाख रुपीज़ की। किससे परचेज की, फ्रॉम ABC लिमिटेड से, ठीक है। ABC लिमिटेड से मैंने 1 लाख रुपये की परचेज कर ली। मान लो उसके ऊपर मैंने GST पे किया, IGST पे किया, मान के चलो 18%, ठीक है, IGST पे किया। अब इसका अकाउंटिंग एंट्री क्या होनी चाहिए, एक बेसिक जनरल एंट्री जो आप 11th-12th क्लास में पढ़ के आए होंगे, या फिर अगर आपने 11th कॉमर्स से नहीं किया तो कहीं भी किसी बाहर की किसी इंस्टीट्यूट से बेसिक अकाउंट से जो क्लासेस ली, तो बेसिक अकाउंटिंग एंट्री क्या होनी चाहिए इस केस में, तो उसके हिसाब से आपकी बेसिक अकाउंटिंग एंट्री करनी चाहिए। तो सर इसकी बेसिक अकाउंटिंग होगी असेट अकाउंट डेबिट, ठीक है, तो 1 लाख से, IGST इनपुट अकाउंट डेबिट 18,000 से, टू वेंडर मीन्स ABC अकाउंट क्रेडिट 1,18,000 से, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि यार मेरे ना इस असेट्स के अंदर मेरा डेप्रिसिएशन लगेगा कितना, 10% डेप्रिसिएशन लगेगा। फॉर एग्जांपल 10% डेप्रिसिएशन के हिसाब से मेरे 1 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, 10% कितना होगा 10,000। तो मैं डेप्रिसिएशन की एंट्री मारूंगा। अब डेप्रिसिएशन की एंट्री मारते हैं क्या एंट्री होगी मेरी एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 10% के हिसाब से 10,000, ठीक है, टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने से, 10,000 से। ये मान लो कंपनी जेड के हिसाब से है। अब मान लो आप कह रहे हो कि इनकम टैक्स के हिसाब से अलग है, इनकम टैक्स के हिसाब से मान के चलो इसी एसेट्स के ऊपर 15% डेप्रिसिएशन है, ठीक है, ये कंपनी जेड है। अब बात करते हैं हम इनकम टैक्स के हिसाब से, ठीक है। इनकम टैक्स के हिसाब से आपको क्या करना है, आपने कहा कि मेरा 15% डेप्रिसिएशन है, ठीक है, लेकिन FI पोस्टिंग नहीं होगी उसके अंदर, FI की अकाउंटिंग कोई होती नहीं, कोई जनरलिटी पास नहीं होती, FI डॉक्यूमेंट कोई भी क्रिएट नहीं होगा, लेकिन डेप्रिसिएशन आ जानी चाहिए 15,000 का। मतलब रिपोर्ट जनरेट चाहिए, मतलब कि ओनली क्या चाहिए आपको, ओनली FI रिपोर्ट्स, ठीक है, नोट FI पोस्टिंग, ठीक है। अब ये बताओ मुझे, ये मैनुअल वर्क कितना हो जाएगा आपका, कितना मैनुअल वर्क हो जाएगा कि आपको डेप्रिसिएशन निकालना है दो प्रिंसिपल में, कंपनी जेड के अंदर, लेकिन कंपनी जेड के अकाउंटिंग प्रिंसिपल में आपको अकाउंटिंग एंट्री भी हिट करनी है, रिपोर्ट्स भी चाहिए। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के अंदर क्या है कि आपके डेप्रिसिएशन पोस्ट नहीं होना चाहिए FI के अंदर, लेकिन उसकी आपको रिपोर्ट चाहिए, ठीक है। और अब मान के चलो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका 1 लाख और अप्रोक्सीमेट 1 लाख क्वांटिटी तक की आपके एसेट्स है। नाउ यू अंडरस्टैंड कि डेप्रिसिएशन हर एक 1 लाख एसेट्स के डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में कितना सरदर्द हो जाएगा, आप समझ रहे हो। और इनकम टैक्स के हिसाब से भी निकालना आपको, कंपनी के हिसाब से निकालना, और उसके FI के अंदर पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर FI की पोस्टिंग भी चाहिए, रिपोर्ट भी चाहिए। लेकिन इनकम टैक्स वाले के अंदर पोस्टिंग नहीं चाहिए लेकिन रिपोर्ट चाहिए। देखो दोबारा बताता हूँ आपको ताकि ना कोई गैप नहीं रहे। देखो एक आपको 2 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, कंपनीज एक्ट और एक इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको FI पोस्टिंग चाहिए नहीं सर, कभी भी कहीं भी चले जाना किसी भी कंपनी के अंदर FI पोस्टिंग नहीं चाहिए होती। सिर्फ यहाँ पे चाहिए कि आपको रिपोर्ट, सिर्फ रिपोर्ट आ जाए आपके पास कि मेरा इनकम टैक्स के हिसाब से इतना डेप्रिसिएशन निकल के आ रहा है, सिर्फ रिपोर्ट चाहिए, ओनली रिपोर्ट। और यहाँ पे सर FI पोस्टिंग चाहिए, हाँ सर FI पोस्टिंग चाहिए। क्या सर FI रिपोर्ट चाहिए, हाँ सर यहाँ पे FI रिपोर्ट्स भी चाहिए। सर आप देखो, और मान के चलो आपकी 1 लाख क्वांटम ऑफ असेट्स है, मान लो ये नंबर ऑफ असेट्स आपकी कितनी है, 1 लाख है, हाउ यू हैव टू मैनेज इट। तो SAP यहाँ पे बहुत हेल्प करता है ये सारी अकाउंटिंग एंट्री, मतलब कि एक्विजिशन की एंट्री मारने में, कि आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने में, कि ये एसेट्स आपने कौन सी रूम में रखी है, किस लोकेशन पे रखी है, किस प्लांट पे रखी है, किस बिजनेस एरिया में रखी है, किस कॉस्ट सेंटर में आपको उसका खर्चा बुक करना है। ये सब चीज़ करने में आपका SAP बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। आपको एसेट्स अकाउंटिंग के अंदर सिंपल है कि अगर आपको बेसिक पता है ना कि डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करा जाता है एज पर द इनकम टैक्स एक्ट और एज पर द कंपनी एक्ट और एज पर द रिटर्न डाउन वैल्यू और एज पर द स्टेट लॉ मेथड, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इस एसेट अकाउंटिंग सब मॉड्यूल के अंदर SAP FICO की बहुत अच्छी हो जाएगी। मेरा हमेशा मानना है कि रेदर देन आप SAP FICO के अंदर सीधा डायरेक्ट जंप मारने से पहले, मतलब कि एसेट अकाउंटिंग के मॉड्यूल को समझने से पहले, मतलब किसी टीचर से, किसी भी ट्रेनर से ट्रेनिंग लेने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बेसिक समझो आप, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ, समझिए क्वेश्चन ना, सबसे ज़्यादा समझने क्वेश्चन ना, यहाँ पे आपको क्या सीखा कि मेरे को GL हिट चाहिए, GL हिट करने आपको आपको आपकी सारी पोस्टिंग किस पे होगी, सब लेजर पे होगी। मैंने को बताया कि 4 तरीके के सब लेजर होते हैं, ठीक है, 4 तरीके के, एक मटेरियल भी आपका सब लेजर है, असेट, वेंडर, कस्टमर, 4 तरीके के सब लेजर होते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर सब लेजर में पोस्टिंग कर रहे होते हैं आप। लेकिन पोस्टिंग कहाँ होती है, मेन जेल में जाके पोस्ट होती है, मेन जेल में जाके पोस्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये सब आपको क्या करने हैं, GL असाइन करने हैं, ठीक है, GL असाइन करते हैं जिसे हम कहते हैं अकाउंट डिटर्मिनेशन, कि हाँ भाई अगर मैं ये असेट कोड यूज़ कर रहा हूँ अपनी पोस्टिंग के लिए, परचेज, मतलब कि आप जब परचेज करोगे ना, जो बंदा पोस्टिंग कर रहा हो परचेज की, उसको नहीं पता कि कौन सा GL हिट होगा बैकग्राउंड से, उसको सिर्फ इतना पता है कि मैंने प्लांट एंड मशीनरी का असेट कोड लिया, ठीक है। उसको क्या पता होगा, उसको पता होगा कि मैंने प्लांट एंड मशीनरी का असेट्स कोड लेके मैंने को अपनी परचेज बुक करनी है,
उसको नहीं पता कि प्लांट एंड मशीनरी का जो कोड लेके बैठा है उसके बैकग्राउंड में कौन सी चीज हो रहा है, उसको नहीं पता। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ आपका FICO पार्ट। मैंने आपको सिर्फ बेसिक टच किया है, अकाउंटिंग की 2-3 एंट्री ली थी आपके सामने, जस्ट दिखाने के लिए कि अकाउंटिंग आपकी ऐसे ही हिट होगी जैसे आप पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ तरीका अलग है करने का। ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना है। सबसे पहले आप ध्यान रखना, असेट्स अकाउंटिंग की जो टॉप मोस्ट हिरार्की होती है, असेट्स अकाउंटिंग की जो टॉप मोस्ट हिरार्की होती है उसे कहते हैं चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, नथिंग, इट इज अ टॉप मोस्ट हिरार्की ऑफ असेट्स। इतना याद रखना, कुछ भी करने जरूरत नहीं, सिर्फ चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन जिसके अंदर सारे के सारे डेप्रिसिएशन एरिया कहते हैं इंक्लूड होते हैं। ठीक है, इट इज अ अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर सारे के सारे डेप्रिसिएशन एरिया कनेक्टेड है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखो याद रखना, चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन होता क्या है। चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इज अ टॉप मोस्ट हिरार्की ऑफ असेट अकाउंटिंग। मैंने FICO की नहीं बोली, FICO की टॉप मोस्ट हिरार्की नहीं है, इट इज अ टॉप मोस्ट हिरार्की ऑफ सब मॉड्यूल असेट्स अकाउंटिंग अंडर SAP FICO। बस मैं कब ठीक है। अब चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन में क्या होता है? इट कंटेन्स ऑल द डेप्रिसिएशन एरियाज, सारे डेप्रिसिएशन एरियाज में होते हैं। ठीक है, इट कंटेन्स ऑल द डेप्रिसिएशन एरियाज। अब डेप्रिसिएशन एरिया क्या होता है वो बात की बात है, पहले हम इसकी बात करते हैं। देखो याद रखना, वन कंपनी कोड इज टू वन चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। हर कंपनी कोड का एक ही चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है, याद रखना आपको, हर कंपनी कोड का एक ही चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हम डेप्रिसिएशन एरिया के बारे में बात करेंगे। पहले एक चीज याद रखना जिंदगी में, एक तो ये याद कर लिया अपने लाइफ में, ये कभी नहीं भूलना आपको। ठीक है, एक तो क्या कहती है टॉप मोस्ट हिरार्की किसकी? असेट्स अकाउंटिंग की, इट कंटेन्स ऑल द डेप्रिसिएशन। ठीक है, और एक चीज याद करना लाइफ में हमेशा के लिए, वन चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑलवेज असाइन टू वन कंपनी कोड। ठीक है, एक कंपनी कोड सिर्फ एक ही चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन असाइन कर सकती है, मतलब कि एक कंपनी कोड के अंदर मल्टीपल डेप्रिसिएशन एरिया, मल्टीपल चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन असाइन हो सकते हैं नहीं। कहने मतलब मेरे क्या है, वन कंपनी कोड, अगर मैं कुछ सिंपल भाषा बोलना चाहूँ, वन कंपनी कोड के अंदर एन चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन हो सकते हैं। एन मींस कितने भी चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन असाइन कर सकते हो आप? नो। लेकिन वन चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, वन चार्ट मतलब एक चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, एक चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एन नंबर ऑफ कंपनी कोड में असाइन हो सकता है, कितने भी कंपनी कोड में असाइन कर दो आप। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे अगर बोलूँ इसके लिए, अगर मैं आपको सिंपल भाषा बोलूँ, 1:n का रेशो काम नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे 1:n का रेशो काम करेगा। मतलब कि वन चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन कैन बी असाइन टू मल्टीपल कंपनी कोड, बट वन कंपनी कोड कैन नॉट बी असाइन टू मल्टीपल चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। मींस एक कंपनी कोड में मल्टीपल चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं सकते, मतलब कि 1:1 रहता है। वन कंपनी कोड ऑलवेज टेक ओनली वन चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। और एक और बात याद रखना, एक चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन में सिर्फ एक ही फिस्कल ईयर वेरिएंट ही असाइन हो सकता है। ठीक है, वन चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, वन चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन always have one fiscal year variant। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ ये यार आपको पता चलेगा बाद में, जब आप SAP S/4HANA के अंदर एसेट्स अकाउंटिंग की कॉन्फ़िग करोगे, तो आपको उस समय जब आप डेप्रिसिएशन एरिया को रिड्यूस और प्लस कर एडिशन करोगे ना, आपको तब रियलाइज होगा। याद रखना, आप जितने भी डेप्रिसिएशन एरिया एक चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन में होंगे, तो उन सब डेप्रिसिएशन एरिया का फिस्कल ईयर हमेशा एक ही रहना चाहिए। ठीक है, याद रखना, मैंने बहुत बारी फंसा हूँ, तब जाके मैंने अपने आप कंक्लूड किया चीज़ें। तो वन चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑलवेज हैव वन फिस्कल ईयर वेरिएंट, ऑलवेज हैव वन फिस्कल ईयर वेरिएंट, वन चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑलवेज हैव वन फिस्कल ईयर वेरिएंट। ठीक है, तो अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन एरिया होता क्या है। देखो डेप्रिसिएशन एरिया कुछ नहीं है, जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपको फॉलो करने हैं, जितने भी तरीके के अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपको फॉलो करने हैं, उतने आपको क्या बनाने हैं? डेप्रिसिएशन एरिया। ठीक है, डेप्रिसिएशन एरिया बेसिकली टू मीट डेप्रिसिएशन एरिया refers to meet statutory requirement, to meet statutory requirement of accounting principle, to meet statutory requirement of accounting principles। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन एरिया। अगर मैं बोलूँ कि इंडिया की, अगर आपकी कोई इंडिया का कंपनी कोड है, अगर आपका इंडिया का कंपनी कोड है, तो उसके अंदर आपको दो अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करने होते हैं, इनकम टैक्स सेट का और कंपनी सेट का। तो कितने डेप्रिसिएशन एरिया बनेंगे? दो। कितने बनेंगे डेप्रिसिएशन एरिया? दो। लेकिन सर आपकी इंडियन कंपनी दो करेंसी में डील करती है,
कितनी कैसे करती है? देखो मैं आपको पहले सिंपल बेसिक लिख चलता है, बहुत बेसिक, ठीक है। पहले बेसिक लिख चलते हैं, मैं ना और ज़्यादा कचरा निकालना चाहता हूँ। पहले मैंने बेसिक एग्जांपल लिया, ठीक है। एक आपकी वन इंडियन कंपनी है, ठीक है, वन इंडियन कंपनी है, ठीक है। फॉलो 2 अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है, 2 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। फर्स्ट इज एग्जांपल, सॉरी, ICA इंडियन कंपनीज एक्ट एंड इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। इंडियन इनकम टैक्स एक्ट और इंडियन कंपनीज एक्ट, 2 तरीके के अकाउंटिंग में से फॉलो करिए एक कंपनी कोड, आपके इंडियन कंपनी कोड। तो आपके कितने डेफिनेशन बनेंगे? तो नंबर ऑफ डेफिनेशन कितने बनेंगे? नंबर ऑफ डेफिनेशन कितने बनेंगे आपके? सर 2, क्योंकि 2 अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। लेकिन अब मैं इसी के अंदर एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर मैं क्या करता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर एक चीज़ ऐड कर देता हूँ। क्या? मान लो इंडियन कंपनी डील्स विद, इंडियन कंपनी डील्स इन 2 करेंसीज। किसमें डील करती है? 2 करेंसीज के अंदर। किसमें डील करती है? 2 करेंसीज के अंदर। तो इस केस में डेप्रिसिएशन एरिया कितने बनेंगे आपके? सर इस केस में नंबर ऑफ डेप्रिसिएशन एरिया मेरे बनेंगे, नंबर ऑफ डेप्रिसिएशन एरिया मेरे बनेंगे सर, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर 2 करेंसी आ गई, करेंसी 1, करेंसी 2, और इनकम टैक्स एक्ट के अंदर भी मेरे को 2 करेंसी में रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, करेंसी 1, करेंसी 2। तो टोटल डेप्रिसिएशन एरिया कितने बने मेरे? सर 4, डेप्रिसिएशन एरिया 1, डेप्रिसिएशन एरिया 2, डेप्रिसिएशन एरिया 3, डेप्रिसिएशन एरिया 4, ठीक है। अच्छा, तो मैं अगर आपको कंक्लूड करके बोलूँ तो क्या बोलना चाहूँगा मैं कि नंबर ऑफ डेप्रिसिएशन एरिया इज इक्वल टू में, नंबर ऑफ डेप्रिसिएशन एरिया इज इक्वल टू में, नंबर ऑफ डेप्रिसिएशन एरिया इज इक्वल टू में नंबर ऑफ करेंसीज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ करेंसीज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सिंपल फॉर्मूला ये कि आपको कभी भी आइडेंटिफाई करना होगी कितना आपको नंबर ऑफ डेप्रिसिएशन बनाने पड़ेंगे, तो आपको कैसे होगा? नंबर ऑफ डेप्रिसिएशन एरिया इज इक्वल टू में नंबर ऑफ करेंसीज इनटू नंबर ऑफ करेंसी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कह लो या लेजर बना लो, लेजर कह लो, क्योंकि अल्टीमेटली लास्ट में अकाउंटिंग प्रिंसिपल लेजर में असाइन होते हैं, ठीक है। तो याद रखना नंबर ऑफ डेप्रिसिएशन एरिया, आपको फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ डेप्रिसिएशन एरिया इज इक्वल टू में नंबर ऑफ करेंसीज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। मान लो एक कंपनी है, वो 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो कर रही है लेकिन 4 करेंसी में काम कर रही है, तो कितने बनेंगे? 12, 3 चौके 12, ठीक है। ये याद रखना, ये सिंपल फंडा है, ठीक है, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेप्रिसिएशन एरिया कितने बनेंगे? नंबर ऑफ डेप्रिसिएशन एरिया डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ करेंसीज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल ब्रैकेट में लेजर, ठीक है, डेप्रिसिएशन एरिया। और चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन हमेशा एक कंपनी कोड का एक ही चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है, लेकिन एक चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन मेरा मल्टीपल कंपनी कोड को असाइन हो सकता है, सिंपल। और एक कंपनी एक चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एक फिस्कल ईयर वेरिएंट फॉलो करता है, ठीक है ना। एक चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन हमेशा एक फिस्कल ईयर वेरिएंट फॉलो करता है, नहीं तो आपके एरर आने लग जाएंगे सिस्टम में, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैंने आपको बोला अभी तक, यहाँ तक मैंने क्या बताया, चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? बेसिकली टॉप मोस्ट हायरार्की, इसके नीचे क्या होते हैं मेरे? डेप्रिसिएशन एरिया। क्या डेप्रिसिएशन एरिया मींस टू मीट द लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है, डेप्रिसिएशन एरिया। अब डेप्रिसिएशन एरिया के अंदर क्या आता है? ठीक है, डेप्रिसिएशन एरिया मान लो मैंने आपकी, मान लो ये किस पे डिपेंड होते हैं? नंबर ऑफ करेंसीज, ऐसे छोटे छोटे से चार्ट बनाता रहा हूँ, नंबर ऑफ करेंसीज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन एरिया हो गया, ठीक है, डेप्रिसिएशन एरिया हो गया। अब आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से आपने एक डेप्रिसिएशन एरिया क्रिएट कर लिए। अब उन डेप्रिसिएशन एरिया के अंदर, अब मान लो मैंने कहा कि मेरे 2 डेप्रिसिएशन एरिया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा मेरा इनकम टैक्स एक्ट है, सॉरी इंडियन कंपनीज एक्ट है, और एक इनकम टैक्स एक्ट है। मैंने 2 अकाउंटिंग प्रिंसिपल बना लिए, 2 प्रिंसिपल बना लिया, इनकम टैक्स एक्ट का बना लिया, इंडियन कंपनी एक्ट बना लिया। अब भाई मैंने प्रिंसिपल तो खड़े कर दिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल मींस डेप्रिसिएशन एरिया, मैंने अकाउंटिंग प्रिंसिपल खड़े कर दिए कि मेरा 1 डेप्रिसिएशन एरिया इज इक्वल टू 1 अकाउंटिंग प्रिंसिपल, 1 डेप्रिसिएशन एरिया इज इक्वल टू में सेकंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल को मीट करने के लिए मुझे डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करनी है। बिल्कुल ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। अब डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करने के लिए मुझे क्या करना है? डेप्रिसिएशन रेट चाहिए। अब डेप्रिसिएशन रेट मेरी कंपनी जेड की हो सकती है और रिटर्न ऑन वैल्यू की हो सकती है। अब मैं कंपनी जेड के लिए बनाऊंगा तो मैं कंपनी जेड के अंदर डेप्रिसिएशन कीज बनाऊंगा। डेप्रिसिएशन की मींस डेप्रिसिएशन रेट, चार्ट टू डेप्रिसिएशन, टॉप मोस्ट हायरार्की इन द असेट्स अकाउंटिंग, डेप्रिसिएशन एरिया विद इन अंडर द चार्ट टू डेप्रिसिएशन, चार्ट टू डेप्रिसिएशन उसके नीचे डेप्रिसिएशन एरिया। Depreciation area depends upon the number of currency multiplied by number of accounting. Depreciation area is basically what is the meaning of to meet the legal requirement of accounting principles.
अब जितने मेरे को अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करने हैं उतने मेरे डेप्रिसिएशन एरिया बनेंगे। लेकिन अगर कोई मेरी कंपनी मल्टीपल करेंसी में वर्क कर रही है तो उसके हिसाब से मेरे डेप्रिसिएशन एरिया उतने ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो डेप्रिसिएशन एरिया इज इक्वल टू में डेप्रिसिएशन एरिया इज इक्वल टू में नंबर ऑफ करेंसी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब मैंने अकाउंटिंग प्रिंसिपल बना लिए। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर मुझे डेप्रिसिएशन निकालना है। अब डेप्रिसिएशन निकालने के लिए मुझे डेप्रिसिएशन रेट चाहिए। अब डेप्रिसिएशन रेट निकालनी है तो उसके लिए मुझे डेप्रिसिएशन की बनानी पड़ेगी। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। तो यहाँ पे क्या बनाऊंगा मैं, डेप्रिसिएशन एरिया के नीचे क्या आएगा मेरा, डेप्रिसिएशन की। 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 सर डेप्रिसिएशन की का मतलब क्या होता है? सर डेप्रिसिएशन की का सिंपल मीनिंग होता है डेप्रिसिएशन रेट। ठीक है, डेप्रिसिएशन रेट। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है, तो मैंने आपको अभी तक क्या बताया, मैंने सर आपको ये बताया कि सर चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू में टॉप मोस्ट हायरार्की ऑफ द सब मॉड्यूल ऑफ एसएपी एफआईसीओ जिसका मतलब जिसका है असेट्स अकाउंटिंग, जिसका क्या असेट अकाउंटिंग। अब असेट्स अकाउंटिंग के अंदर आपने बना लिया चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन के अंदर मुझे बनाने हैं, मुझे क्या करना है, मीट करनी है क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की लीगल रिक्वायरमेंट्स। जितने मेरे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होंगे उतने मेरे डेप्रिसिएशन एरिया होंगे। अब हर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को मीट करने के लिए मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए मुझे डेप्रिसिएशन रेट चाहिए। अब डेप्रिसिएशन रेट चाहिए, डेप्रिसिएशन रेट पाने के लिए आपको डेप्रिसिएशन की बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, डेप्रिसिएशन की बनानी पड़ेगी। बहुत बढ़िया। तो अगर मैं बोलूँ वन चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू में कंपनी कोड। ठीक है, मैंने एक चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन मैंने कंपनी कोड में साइन कर दिया। एक मतलब कि एक कंपनी कोड हमेशा एक चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन कैरी कर सकती है, सिंपल। और वन चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन डिपेंड्स अपॉन द वन फिस्कल ईयर इवेंट। दो फिस्कल ईयर इवेंट कभी असाइन नहीं हो सकते एक चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन में, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इस चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन के अंदर क्या किया, इसको मैंने क्या कर दिया, कंपनी कोड की इक्वल कर दिया। अब ये अल्टीमेटली चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इज बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ माय कंपनी कोड। अब मैंने अल्टीमेटली देखा जाए तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, सिर्फ नाम बदल दिया, चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन है तो ये मेरा कंपनी कोड ही। अगर देखा जाए चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन है क्या, ये बेसिकली टॉप मोस्ट हायरार्की ऑफ एसेट्स अकाउंटिंग अंडर द एसएपी एफआईसीओ। ठीक है, और अल्टीमेटली चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, वो मेरा कंपनी कोड ही है। बेसिकली देखा जाए सिंपल, इन्होंने सिर्फ एसएपी एफआईसीओ ने उस मॉड्यूल को सेग्रीगेट करने के लिए चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन नाम की एक कथा बना दी। लेकिन चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन बेसिकली हायरार्की अंडर द एसेट्स अकाउंटिंग। ठीक है, और अंडर द एसएपी एफआईसीओ। ठीक है, तो अल्टीमेटली इट इज ये क्या है, दोनों एक जैसी तो है, भाई बहनी तो है। ठीक है, बस इन्होंने चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन उन्होंने अलग से इसलिए कर दिया कि कल को मान लो कोई एक कंपनी कोड है, वो दूसरी कंपनी कोड है, एक दूसरी कंपनी कोड है, वो भी सेम चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉलो करती है। तो क्या करेंगे, उसको साइन कर दो दूसरी कंपनी कोड में। तो इसी हमारे एसएपी एफआईसीओ ने क्या किया कि चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन नाम का एक अलग से ही हायरार्की बना के रख दी। तो चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन बेसिकली टॉप मोस्ट हायरार्की अंडर द एसेट्स अकाउंटिंग। ठीक है, अब टॉप मोस्ट हायरार्की के अंदर क्या है कि अल्टीमेटली इट रिप्रेजेंट कंपनी कोड। ठीक है, इट बेसिकली रिप्रेजेंट कंपनी कोड। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को अपनी लीगल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए मुझे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। जितने मेरे को अकाउंटिंग में से फॉलो करने हैं उतने मैं अपने क्या बनाऊंगा, डेप्रिसिएशन एरिया। तो डेप्रिसिएशन एरिया बेसिकली क्या है आपका, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। डेप्रिसिएशन एरिया क्या आपका, नंबर ऑफ करेंसीज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब डेप्रिसिएशन एरिया आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल बना लिया। अकाउंटिंग प्रिंसिपल के लिए कोई चाहिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के लिए कोई चाहिए डेप्रिसिएशन रेट्स, क्योंकि आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। अब डेप्रिसिएशन रेट कैलकुलेट करना है, तो डेप्रिसिएशन रेट चाहिए। अब डेप्रिसिएशन रेट क्या है, वो डेप्रिसिएशन कीज है। हर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की अपनी अपनी डेप्रिसिएशन की बनेगी। ठीक है, एवरी डेप्रिसिएशन एरिया अगर बोलूं डेप्रिसिएशन एरिया को बोल दो अकाउंटिंग प्रिंसिपल, एवरी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैव इट्स ऑन डेप्रिसिएशन रेट। हर अकाउंटिंग प्रिंसिपल की अपनी डेप्रिसिएशन रेट है। मैं भी बोलते करूँ, हर डेप्रिसिएशन एरिया की अपनी डेप्रिसिएशन रेट्स है, जिसे हम डेप्रिसिएशन की बोलते हैं। तो हर डेप्रिसिएशन एरिया की आपको क्या बनानी है, डेप्रिसिएशन की बनानी है, हैव डेप्रिसिएशन रेट, जिसको मैं प्यार से बोलता हूँ क्या, डेप्रिसिएशन की। तो मैं बोलूँ एवरी अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैव इट्स ओन डेप्रिसिएशन रेट्स, या एवरी डेप्रिसिएशन एरिया हैव इट्स ओन डेप्रिसिएशन की, सिंपल। तो अगर मैं बोलूँ तो COD चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एरिया, मान लो मेरे डेप्रिसिएशन एरिया 2 है, तो DA1 DA2, हर DA का अपनी अपनी डेप्रिसिएशन की होगी। यहाँ पे मान लो DK1 DK2, उसके मान लो DK3 DK4। सर मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं डेप्रिसिएशन की 4 यहाँ पे यूज कर सकता हूँ? नहीं लाला, नहीं, ये नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो ये याद रखना, हर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की अपनी डेप्रिसिएशन रेट होती है। और हमें
एसएपी के अंदर वही डेप्रिसिएशन रेट डेप्रिसिएशन की फॉर्म में क्रिएट करनी होती है। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब सर मुझे ये बताओ, हमने 3 चीज़ लिखी, चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एरिया, मेड द अकाउंटिंग प्रिंसिपल की लीगल रिक्वायरमेंट, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या डेप्रिसिएशन रेट निकालना है। हर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करनी है, और हर डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करने के लिए मुझे डेप्रिसिएशन रेट चाहिए। अब डेप्रिसिएशन रेट जो है वो मेरी डेप्रिसिएशन कीज है एसएपी की टर्म्स में। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब सर मेरे को एक पार्ट बताऊंगा आपको मैं, असेट्स क्लास किसे कहते हैं, देन मैं आज की क्लास क्लोज कर दूंगा। ठीक है, असेट क्लास क्या होती है? देखो आज के टाइम में ना सब के सब, मेरे को जितने भी मैंने अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस है, काफ़ी लोगों को असेट्स क्लास के बारे में क्लियर नहीं है। और मैं आपको पूछूँ ना किसी डेफिनेशन बता दे, कोई नहीं बता पाएगा ढंग से, प्रॉपर डेफिनेशन नहीं बता पाएगा। मैंने एक अपनी किताबों के अंदर कहीं पढ़ा था, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर बहुत ही ब्यूटीफुली डेफिनेशन दे रखी है, और मैं उसको इससे बहुत ही ज़्यादा रिलेट कर पाता हूँ, तो मैं वही डेफिनेशन यूज़ करता हूँ। असेट्स क्लास का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ असेट। क्या बोला मैंने? ग्रुप ऑफ असेट। क्या बोला मैंने आपको? ग्रुप ऑफ असेट, ग्रुप ऑफ असेट्स फॉलोइंग ग्रुप ऑफ असेट्स फॉलोइंग विद सेम सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो मतलब कि ग्रुप ऑफ असेट्स जो एक सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉलो करती है, हम उसका क्या बना देंगे? ग्रुप बना देंगे, और वो ग्रुप ऑफ असेट्स क्या है? असेट क्लास। तो अगर मैं बोलूँ असेट्स क्लास क्या है? असेट्स क्लास कुछ भी नहीं है, ग्रुप ऑफ असेट्स है। ठीक है, ठीक है सर, असेट्स क्लास कुछ भी नहीं है सर, ग्रुप ऑफ असेट है सर, ग्रुप ऑफ असेट है सर, ग्रुप ऑफ असेट है। ठीक है, तो असेट क्लास कुछ भी नहीं है, ग्रुप ऑफ असेट्स है जो कि सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन में फॉलो करें, सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉलो करें। आपने देखा कभी कभी देखा होगा प्लांट एंड मशीनरी के अंदर ही बहुत सारे असेट्स को हम एक ग्रुप में क्लासीफाई कर देते हैं, प्लांट एंड मशीनरी में। क्यों? प्लांट एंड मशीनरी क्या है? सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन में फॉलो करिए। Assets class refers to a group of assets falling within the same rate of depreciation. Assets class refers to a group of assets falling with the same rate of depreciation. ठीक है, मैं आज के लिए अपनी क्लास यहाँ पे क्लोज करता हूँ। ठीक है, आज के लिए मैं अपनी क्लास को यही फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको असेट्स क्लास के आगे बताऊंगा, और देन उसके बाद हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे असेट्स का कटओवर कैसे चलाते हैं। फिर हम उसके बाद आपसे लास्ट फिर मैं आपके साथ फिर डिस्कशन करूँगा असेट्स का कटओवर कैसे चलाते हैं। एसएपी ईसीसी के बारे में डिस्कशन नहीं करूँगा, सीधा मैं एसएपी S/4HANA और एसएपी S/4HANA पब्लिक क्लाउड की डिस्कशन हुआ। एसएपी ईसीसी नाउ इज इन द स्टेज ऑफ स्क्रैप, तो मेरे को लगता नहीं कि उसके बारे में डिस्कशन करना भी फायदेमंद है। ठीक है, तो आज की क्लास मैं आज यहाँ पे फिनिश करता हूँ। हम कल मिलते हैं